ज्ञान प्रकाश जी और उनकी पत्नी सरोजनी अपने पुराने घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सरोजनी जी जैसे ही दरवाज़ा खोलने गईं तो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी अंदर घुसा चला आया। सरोजनी जी कहती रह गईं, अरे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? लेकिन उस आदमी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ज्ञान प्रकाश जी भी चौंक कर उठे। देखा कुछ आदमी दरवाज़ा धकेल कर घर के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे मुंह उठाए चले आ रहे हो? ज्ञान प्रकाश जी थोड़ा सख्त होकर बोले। तभी उस आदमी ने, उम्र जब तक थकती है तो अपने सहारा बनते हैं, लेकिन जब वही अपने मुंह मोड़ लें तो हर रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। ये कहानी सिर्फ माँ बाप की बेबसी की नहीं, बल्कि आजकल के समाज की कड़वी सच्चाई भी है। ये कहानी हर उस औलाद के लिए भी है जो सोचता है कि माँ बाप की ज़रूरत अब उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है। ज्ञान प्रकाश जी और उनकी पत्नी सरोजनी अपने पुराने घर के आंगन में बैठे गरम चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिनों की बातें कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सरोजनी जी दरवाजे पर गईं और दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसके साथ दो आदमी और भी थे। इससे पहले कि सरोजनी जी उनसे कुछ पूछती कि वह कौन लोग हैं, वह हट्टा कट्टा आदमी अंदर घुसा चला आया। सरोजनी जी कहती रह गईं, अरे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? लेकिन उस आदमी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ज्ञान प्रकाश जी भी चौंक कर उठे। देखा कुछ आदमी दरवाज़ा धकेल कर घर के अंदर घुसे चले आ रहे थे। कौन हो भैया तुम लोग? ऐसे कैसे मुंह उठाए चले आ रहे हो? ज्ञान प्रकाश जी थोड़ा सख्त होकर बोले। तभी उस आदमी ने बड़ी बदतमीजी के अंदाज में कहा, क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे बेटे ने इस घर को हमें बेच दिया है। मैं इस घर को ख़रीदने में पूरे 30 लाख रुपए दिए हैं तुम्हारे बेटे को। अब ये घर हमारा है और तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। सुना बूढ़े? समझ में आई बात? इतना कहते ही वे लोग उस घर में रखा सभी सामान, अलमारी, बर्तन, फर्नीचर समेटने लगे। दोनों बूढ़े पति पत्नी परेशान हो गए। वे कहने लगे, बेटा हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम अपने बेटे से बात करेंगे। ये घर हमारा है, भला ऐसे कैसे अपना घर छोड़ दें? लेकिन वह आदमी चिल्लाकर बोला, अभी तो मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, वरना सामान के साथ साथ तुम दोनों को भी उठाकर फेंक दूंगा। सरोजनी जी उस आदमी के पांव पकड़कर रो पड़ी। बेटा हमारी उम्र देखो, हम ठीक से चल भी नहीं सकते, कहाँ जाएंगे अब हम? रहम करो बेटा। ज्ञान प्रकाश जी भी आंखों में आंसू लिए उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन उस आदमी को ज़रा भी दया नहीं आई। कहने लगा, ये घर अब मेरा है और मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। ज्ञान प्रकाश जी ने कहा, कम से कम हमें कुछ दिन और दे दो बेटा, कोई ठिकाना बना लें तो चले जाएंगे। ये घर मुझे किराए पर चढ़ाना है। फिर थोड़ी देर बाद वही आदमी बोला, हाँ अगर तुम लोग चाहो तो मैं पास के वृद्धाश्रम में तुम्हारा इंतज़ाम कर सकता हूँ। सरोजनी जी ने कांपते हुए कहा, अगर ऐसा कर सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। फिर वह आदमी उस समय तो वहाँ से चला गया और वृद्धाश्रम में उन दोनों पति पत्नी के लिए बात कराया। शाम को ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी दोनों दुखी मन से आंसू पोंछते हुए उस घर से निकल पड़े, जिस घर को उन्होंने खून पसीना एक करके बनाया था। आज वह घर उनसे छिन गया था। उम्र के इस दौर में उन्हें ये सब देखना पड़ रहा था। उन दोनों का मन भारी था। शहर से बाहर एक वीरान से इलाके में एक पुराना सा वृद्धाश्रम था। वहीं पर ज्ञान प्रकाश जी और उनकी पत्नी का नाम भी जुड़ गया। यहाँ ज़्यादातर हालात के सताए और अपनों से धोखा खाए हुए लोग ही थे, जिनकी औलाद ने उनको पराया कर दिया था। जैसे ही ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी वहाँ पहुँचे, उनके कदम बहुत ज़ोर से लड़खड़ाए थे। उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। चारों तरफ एक बेबसी और लाचारी नज़र आती थी। किसी को बेटों ने खुद लाकर छोड़ा था और कुछ ऐसे भी थे जो खुद ही थक कर अपनों से हार कर यहाँ आ गए थे। वहाँ सभी बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी थी, किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सरोजनी जी ने ज्ञान प्रकाश जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हों, क्या अब यही जगह हमारी आखिरी मंजिल है? दोनों बूढ़े पति पत्नी वहाँ पर बुजुर्गों के साथ रहकर घुलने मिलने की कोशिश करने लगे। कुछ ही दिन बीते थे वहाँ। एक दिन आश्रम की अधीक्षक आई और सबको एक साथ इकट्ठा किया। सुनिए सब लोग, अब इस आश्रम को बंद किया जा रहा है। अब यहाँ का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं बचा है।
हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। सबकी आंखें डबडबाई हुई थी। सब सोच रहे थे, अब कहाँ जाएंगे? क्या समाज में हम इतने बेकार हो गए हैं कि अब हमारे लिए कोई ठिकाना ही नहीं? सरोजनी जी दीवार की तरफ मुंह करके रो रही थी। प्रकाश जी, क्या हम वाकई बोझ बन चुके हैं? ज्ञान प्रकाश जी बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, अब लग रहा है कि हम सिर्फ रिश्तों के नाम पर जी रहे थे, अपना तो कोई था ही नहीं। लगभग एक हफ्ते के बाद सभी बुजुर्गों को अलग अलग वृद्धाश्रमों में भेज दिया गया। जैसे घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है। ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी को भेजा गया एक नए शहर, नए वृद्धाश्रम में। रिश्तों की राख में झुलसी दो जिंदगियां जो अब सिर्फ एक दूसरे का सहारा थी। उस वृद्धाश्रम देखने में भले ही थोड़ा साफ सुथरा था, लेकिन उस दीवारों के पीछे जो दर्द पलता था वो किसी अस्पताल से भी ज़्यादा दर्द देने वाला था। पहले ही दिन अधीक्षक ने सभी नए बुजुर्गों को इकट्ठा किया और बड़ी बेरुखी से कहा, यहाँ रहने को छत तो मिलेगी, लेकिन बदले में आप सभी को थोड़ा बहुत काम करना होगा। और फिर कहा, कुछ बड़े लोग, इस वृद्धाश्रम का नियम है कि कुछ बड़े लोगों के घर में जो पार्टी होती है, उस काम के लिए हम अपने वृद्धाश्रम से आप लोगों को भेजा करेंगे, जिससे आप उनके घर के कामों में मदद कर सकें। उससे जो पैसा मिलता है, इस पैसे से आप लोगों के खाने और दूसरी चीज़ों का खर्च उठाया जाता है। सरोजनी जी ने हैरानी से ज्ञान प्रकाश जी की तरफ देखा। क्या हम बूढ़ों को भी अब मजदूरी करनी पड़ेगी? ज्ञान प्रकाश जी भी ये बात सुनकर परेशान दिख रहे थे। जब पैसा देकर किसी नौजवान को बुला सकते हैं, तो फिर हमें क्यों? तभी बगल में बैठे ज्ञान प्रकाश जी के पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, अरे भाई साहब, इस ज़माने में, और वह भी इन हालात में, कोई कुछ मुफ्त में नहीं देता। जब अपने ही बच्चों ने जगह नहीं दी, तो गैरों से क्या उम्मीद? ज्ञान प्रकाश जी चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में एक नई थकान उभर आई थी। अगले दिन एक बड़ी पार्टी के लिए कुछ बुजुर्गों का चुनाव हुआ। उनमें ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी का नाम भी था। शाम को एक बड़ी कोठी में उन्हें ले जाया गया, जहां हंसी ठिठोली, रोशनी और सजावट के बीच उन बुजुर्गों को काम सौंपा गया। सरोजनी जी को रसोई में झूठे बर्तन उठाने का काम मिला और ज्ञान प्रकाश जी को बाथरूम साफ करने का। ज्ञान प्रकाश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सुनते ही अधीक्षक ने कड़क आवाज़ में कहा, तो फिर यहाँ रहने का हक भी नहीं बचता। आपके बेटे ने जब आपको ठुकरा दिया, तब हमसे क्या उम्मीद? यहाँ रहना है तो काम करना होगा, वरना सड़क आपकी है। सरोजनी जी तुरंत बीच में आईं। नहीं नहीं, ये दरअसल बीमार हैं, इसीलिए इनको चक्कर आ जाते हैं। झुककर काम नहीं होगा, इन्हें आप चाय सर्व करने का काम दे दीजिए। ज्ञान प्रकाश जी अपने दुख को निगलकर ट्रे में चाय लेकर मेहमानों की भीड़ में खो गए। एक एक कप बढ़ाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा झुका हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। फिर जैसे ही उन्होंने एक शख्स को चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, साहब, आपकी चाय। वो आदमी जैसे ही पलटा, अचानक से सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, उनका अपना बेटा नीरज था, जिसने एक दस्तखत से सिर्फ उन दोनों को बेघर ही नहीं किया था, बल्कि रिश्तों को भी बेच डाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर की थी। ज्ञान प्रकाश जी को वहाँ देखकर उनके बेटे नीरज की आंखें फटी रह गईं। ज्ञान प्रकाश जी भी उसे वहाँ देखकर हैरान थे कि उनका बेटा इतनी बड़ी पार्टी में आखिर कर क्या रहा है। हाथ में चाय की ट्रे लगभग छूटने ही वाली थी, लेकिन ज्ञान प्रकाश जी ने खुद को संभाला और ट्रे को भी। नीरज ने अपने पिता को बड़ी नफरत भरी नज़र से देखा। ज्ञान प्रकाश जी तो जैसे स्तब्ध खड़े रह गए थे। नीरज ने ट्रे से चाय का कप उठाया। उसकी आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं थी। एक घूंट चाय का लिया। छी, कितनी बुरी चाय बनाई है तुमने। और पूरी महफिल में लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से अपने पिता पर चिल्लाने लगा, जैसे सच में ही उसके पिता एक वेटर हों। इतनी घटिया चाय। उसने चाय वहीं पर फेंक दी। उसमें से तेज़ गरम गरम चाय के कुछ छींटे प्रकाश जी के चेहरे पर गिरे, जिससे उनका चेहरा जल गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनका दिल जला था। जहाँ कभी बेटे नाम की उम्मीद रखी थी, वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। सरोजनी जी भागती हुई आई। क्या हुआ? प्रकाश जी ने सारी बात बताई तो सरोजनी जी गुस्से में बोली, मैं अभी जाकर उसे उसका चेहरा दिखाती हूँ।
जिसने आज अपने बाप के साथ ये किया। नहीं, ज्ञान प्रकाश जी ने उनका हाथ थाम लिया। वो अब हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन शायद अब उसे उसकी भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा। उस रात ज्ञान प्रकाश जी सो नहीं पाए। चेहरे पर चाय की जलन के निशान तो थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीने के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे अब सिर्फ एक इंसाफ ही ठंडा कर सकता था। सरोजनी जी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे आप? ज्ञान प्रकाश जी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक कठोर इरादा था। अब अगर वो हमें इंसान नहीं समझता, तो हम भी उसे वही दिखाएंगे जो वो है, एक धोखेबाज, मतलब परस्त इंसान। अगले ही दिन उन्हें पता चला कि नीरज की उसी घर की लड़की नैना से शादी होने वाली है, जिस कोठी में वो पार्टी चल रही थी। ज्ञान प्रकाश जी ने गहरी सांस ली और बोले, आज अगर मैं चुप रह गया तो सैकड़ों नीरज जैसे और भी बेटों को ऐसा करने की इजाज़त मिल जाएगी। अब मैं इसे सिर्फ बेटे के तौर पर नहीं देख सकता। अब ये एक गुनाहगार है और इसे सबक सिखाना ही होगा। सरोजनी जी ने कांपते हुए हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी करना हो करो। शादी वाले दिन सब कुछ रोशनी और सजावट में छिपा हुआ था, लेकिन ज्ञान प्रकाश जी की आंखें एक ही बात कह रही थी, आज हिसाब होकर रहेगा। आज धोखे का पर्दा उठकर रहेगा। वृद्धाश्रम के कई बुजुर्गों का आज भी यहाँ पर काम लगाया गया था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ज्ञान प्रकाश जी ने मेहमानों के बीच पहुंचकर नीरज की होने वाली पत्नी नैना के पास कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंचे और बहाने से उसको धीरे से बुलाया। बेटी, क्या तुम कुछ सुन सकती हो? नैना ने घबराकर कहा। कौन है आप? मैं उस आदमी का पिता हूँ जिससे तुम आज शादी करने जा रही हो। लेकिन आज अगर मैंने तुमसे ये बात नहीं की तो ज़िंदगी भर पछताता रहूँगा, और शायद तुम भी। फिर उन्होंने नैना को वह सारा सच बताया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, कि कैसे उनके बेटे ने उन्हें बेघर कर दिया और उनके साथ धोखा हुआ, और कैसे उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में फेंक दिया, कैसे झूठ बोलकर कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए, और कैसे अब वो सिर्फ पैसे के लिए तुमसे शादी करने जा रहा है। नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुपचाप चलती हुई मंडप में सबके सामने नीरज के सामने जा खड़ी हुई। नीरज दूल्हा बना बड़ी खुशी खुशी नैना को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। जिसने अपने माँ बाप को धोखा दिया, वो कल मुझे भी धोखा देगा। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपना जीवन कभी नहीं जोड़ सकती। मंडप में खड़े सभी मेहमानों की आंखें फटी रह गईं। वह एक दूसरे से बात करने लगे। नीरज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो गया। वह हक्का बक्का खड़ा, एक हाथ से अपने गाल को पकड़े नैना की तरफ देख रहा था। तभी सरोजनी जी भी वहाँ पर आ गईं। वह कहने लगी, तुझे क्या लगा था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर देगा और हम बस यूं ही अपना तमाशा बनता देखते रहेंगे? तो शायद भूल गया था कि बेटा, चलना तो तेरे माता पिता ने ही तुझे सिखाया था। तू हमें धोखा देकर फिर कैसे भाग सकता था? आज तेरी करतूत तुझी पर लौट आई है। दूर खड़ी ज्ञान प्रकाश जी ये सब देख रहे थे। जब नीरज की नज़र उन पर गई, वह उनकी तरफ दौड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, पापा, माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। नैना के पिता भी चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। ज्ञान प्रकाश जी ने आंखों में नफरत भरे कहा, माफ़ी माफ़ी तो उन लोगों को मिलती है जिनके दिल में पश्चाताप हो। तुमने हमारा घर छीना, हमें धोखा दिया और फिर हमारे ज़िंदा होने की वजह ही ख़त्म कर दी। तभी पुलिस आई, क्योंकि नैना के पिता ने धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत फ़ोन करके पहले ही दर्ज करा दी थी। ज्ञान प्रकाश जी ने नीरज को हथकड़ी में देखा तो वो बेटा नज़र नहीं आया। एक ऐसा इंसान दिखा जिससे पैसा ही सब कुछ लगने लगा था और रिश्तों को रौंद कर आगे बढ़ गया था। नीरज को पुलिस ले जा चुकी थी। चारों तरफ शादी की सजावट अब किसी बर्बाद सपने जैसी लग रही थी। मेहमान धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन वहाँ खड़ी नैना की आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया अपने लिए और उस सच्चाई के लिए जो अगर छुप जाती तो शायद वो भी एक झूठी ज़िंदगी जीने को मजबूर होती। तभी उसने ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी को देखा, जो वहाँ से जाने की तैयारी में थे, चुपचाप, जैसे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन वो तेज़ कदमों से दौड़ी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाइए प्लीज़। आज मेरी ज़िंदगी जिस तूफ़ान से बच सकी, उसका कारण सिर्फ़ आप लोग हैं। अगर आप सही समय आकर मुझे सच्चाई ना बताते, तो न जाने मेरा क्या हाल होता। आंखों से आंसू बहाते हुए नैना बोलती जा रही थी। आपने सिर्फ सच नहीं बताया, आपने मुझे एक भयानक धोखे से बचा लिया और इस एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। लेकिन एक कोशिश कर सकती हूँ। प्रकाश जी और सरोजनी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर उसको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से वापस अपने वृद्धाश्रम आ गए। एक हफ्ते के बाद नैना वृद्धाश्रम गई और प्रकाश जी की और सरोजनी जी से मिली। उसने एक फ़ाइल उन दोनों के सामने खोली और कहा, ये हैं उस घर के कागज़ जो नीरज ने आपसे धोखे से छीन लिया था। उस घर को मैंने ख़रीद लिया है और नैना ने फिर से वह घर उनके नाम करवा दिया था। सरोजनी जी की आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। ज्ञान प्रकाश जी की आवाज़ रूंध गई। बेटी, ये एहसान नहीं, बल्कि वो ज़िंदगी है जो हमारे बेटे ने हमसे छीन ली थी और तुमने लौटा दी। नैना ने उनके पैर छुए और बोली, एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है मैंने। आज से आप मेरे माता पिता हैं। आप दोनों की अगर मंजूरी हो तो मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आना चाहूँगी। ज़रूर आना बेटी। सरोजनी जी ने गले लगाते हुए कहा, अब हमारे घर की चौखट तुम्हारे इंतज़ार में रहेगी। 2 दिन बाद ज्ञान प्रकाश जी और सरोजनी जी अपने पुराने घर में लौट आए। वो घर जो अब और भी ज़्यादा अपनापन दे रहा था, क्योंकि अब उसमें सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक नई बेटी की मोहब्बत और सुकून जो था। उन्होंने घर का ऊपरी हिस्सा एक बूढ़े दंपत्ति को दे दिया ताकि किसी को सहारा मिल सके। हर शनिवार नैना उस घर में आती, पूरा दिन बिताती, साथ खाना खाती और फिर शाम को हंसते हुए लौट जाती। इसके बाद नैना ने एक वृद्धाश्रम खोला जहाँ बुजुर्गों के लिए हर सहूलियत थी। कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं, लेकिन अगर आप सच और हिम्मत के साथ खड़े हों तो दुनिया में कोई भी झूठ आपके रिश्ते, आपकी इज्जत या आपकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता। क्या आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग को जानते हैं जिन्हें उनके अपनों ने अकेला छोड़ दिया है? और क्या आज की पीढ़ी को रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और FR हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और भी सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक लाते रहें।